स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरों की शुरुआत करते हैं गैरसैंण बजट सत्र की खबर के साथ। आज दूसरा दिन है बजट सत्र का और आज ही पेश किया जाना है उत्तराखंड का बजट साल 2020-21 के लिए। शाम 4 बजे सदन में पेश होगा बजट और आज 9 विधेयक भी पेश किए जाने हैं। करीब 53,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, जिसमें पर्यटन, खेती, शिक्षा, रोजगार पर फोकस हो सकता है सरकार का, ऐसी उम्मीद है। त्रिवेंद्र रावत सरकार आज चौथा बजट पेश कर रही है। तो आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री अपना बजट रखेंगे। उत्तराखंड का बजट साल 2020-21 का और ये चौथा बजट है त्रिवेंद्र सरकार का। और दूसरे दिन भी कांग्रेस हंगामा कर सकती है। सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस आज। नियम 310 के तहत बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा आज के लिए बनाया है और 310 नियम के तहत इस मुद्दे को सदन में रखा जाएगा और इस पर बेरोजगारी के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग कांग्रेस की ओर से की जाएगी। और इससे पहले कल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हमने देखा और इसका मुद्दा था गैरसैंण के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से धरना दिया गया। 70 विधानसभाओं के प्रतिनिधि धरने में मौजूद थे। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर इन्होंने हंगामा किया और साथ ही सत्र के छोटे आकार को लेकर भी सदन के अंदर भी हंगामा कांग्रेस नेताओं का देखने को मिला। तो 70 विधानसभाओं के प्रतिनिधि कल धरने पर बैठे रामलीला ग्राउंड में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाए। गैरसैंण एक ऐसा मुद्दा जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों वक्त पर भुनाती रही है। लगातार गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग लोगों की ओर से है, उत्तराखंड वासियों की ओर से है, लेकिन तमाम जो तकनीकी पेचीदगियां हैं, खासकर जो खर्च इस पर आना है, अगर इसे विधानसभा बनाते हैं गैरसैंण में स्थायी विधानसभा, तो उसे लेकर मौजूदा सरकार बात कहती रही है कि इतना खर्च आएगा तो ऐसे में मुमकिन नहीं है बहुत जल्द इसको स्थायी राजधानी बनाना। हालांकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी गैरसैंण को मुद्दा रखा था। सुनील नवप्रभात गैरसैंण से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, आज दूसरा दिन बजट सत्र का, तैयारी बजट को लेकर है विपक्ष की या उससे पहले ही सरकार को घेरने की है, और सरकार किस तरीके से तैयार है हमलों का जवाब देने के लिए? देखिए मैंने कहा आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 20-21 का आज बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने का जो समय रखा गया है वो शाम 4 बजे है। उससे पहले आज सुबह की पाली में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी और क्वेश्चन आवर्स चलेगा। क्वेश्चन आवर्स में भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी जाएगी 19-20 की, जिसको मुख्यमंत्री रखेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो काम होगा वो ये कि जिला विकास प्राधिकरण जो राज्य में लंबे समय से जिनको समाप्त करने की मांग चली आ रही थी, लोग परेशान थे, उस पर विधानसभा ने एक समिति बनाई थी, 4 से 5 विधायकों की समिति। उसने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट विधानसभा को सौंपी थी। आज वो रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश होगी और ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के हिसाब से कि जिला विकास प्राधिकरण के जो कठोर नियम थे और जो पहाड़ की भौगोलिकी से मैच नहीं करते थे, उन समिति ने, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है पूरे निरीक्षण के बाद, इन नियमों को शिथिल किया गया है। समिति ने बहुत शिथिल इन नियमों को किया है। तो आज रिपोर्ट पेश होगी और माना जा रहा है कि जिला विकास प्राधिकरणों को लेकर आम पब्लिक को एक बड़ी राहत आज मिल जाएगी। जी, तो कुल 9 विधेयक जो पेश किए जाने हैं, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक। कल कांग्रेस ने एक और मुद्दे पर हंगामा किया था कि बजट सत्र का आकार बहुत छोटा है। आज भी इस तरह का हंगामा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा कल जैसे पूरे सत्र में चला, कांग्रेस ने लगातार ये मांग की कि बजट सत्र जो नियमावली है उसके अनुसार चलना चाहिए। यहाँ तक कि काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कम से कम 19 दिन तक बजट सत्र चले और उन्होंने कहा था कि कम से कम 14 से 15 दिन तक बजट पेश होने के बाद इस पर चर्चा के लिए चाहिए। तो उन्होंने नियमावली का हवाला दिया था, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि जो सदन की अपनी परंपराएं रही हैं और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो बिजनेस तय हो जाता है उसके अनुसार ही सदन
चलता है। तो लेकिन इसको सभापति ने, अध्यक्ष ने, विधानसभा अध्यक्ष ने इस को सुरक्षित रख लिया था कि वो कल इस पर फैसला देंगे। तो आज कार्यमंत्रणा समिति की भी बैठक होगी। इस बैठक के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि आगे सत्र कितने दिन चलेगा, ये सत्र में क्या क्या कार्रवाई होंगी। उसके लिए आज विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन जहां तक सदन बजट सत्र को बढ़ाने की मांग है, कल दिन भर कांग्रेस इस बात को लेकर हंगामा करती रही और आज मैंने कहा आज मैं बताऊं कि आज भी यूथ कांग्रेस का विधानसभा घेराव का यहाँ पर कार्यक्रम है। उनकी डिमांड है कि जो उत्तराखंड में बिल्कुल और सुनील, जो चहल पहल इस वक्त गैरसैंण में देखने को मिल रही है वैसा बहुत कम ही होता है। धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और गैरसैंण विधानसभा सत्र की शुरुआत की अगर हम बात करें तो हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामे के साथ हुई है। अभिभाषण के बाद बजट सत्र की अवधि को लेकर हंगामा रहा। करीब 1 घंटे तक हंगामे के साथ शुरू हुई बहस हंगामे पर ही खत्म हुई और इस दौरान विपक्ष ने बजट सत्र की 5 दिन की अवधि को बेहद कम बताया है और कम से कम 19 दिन सत्र चलाए जाने की मांग की है। वहीं सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग आज होनी है जिसके बाद इस पर साफ होगा कि क्या बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जा रही है या जो तय दिन है 5 दिन उतने ही दिन चलेंगे बजट सत्र। 80 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का निर्माण, कम से कम 4 दिन तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, जिसका पालन सरकार नहीं करवा रही है। फिर ये नियमावली ये कहती है कि बजट के प्रस्तुतिकरण के कम से कम 2 दिन बाद चर्चा शुरू होनी चाहिए, ये उससे अगले दिन ही शुरू करवा रहे हैं, नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर जनरल बजट पर कम से कम 4 दिन चर्चा होनी चाहिए, सामान्य बहस होनी चाहिए, ये उसका उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। 19 दिन कौन से बजट विभागों पर चर्चा कराई आपने? वो परंपराओं के आधार पर सत्र चलता है। कांग्रेस के हमारे मित्र यहाँ सदन चलाने के लिए मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए हर बात पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी जल्दी में है कि शायद उन्हें लग रहा है कि हाउस क्यों रखा हमने यहाँ है। और नियमावली जो उन्होंने बताई है वो मैंने सुना है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ परंपराओं का हवाला दिया है। तो चूंकि मैं इसका अध्ययन करने के लिए मैंने कहा है, उसका अध्ययन करके उसको मैंने निर्णय सुरक्षित रखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से हम लोग तय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्य मंत्रणा समिति हमने कल सुबह बुलाई है और उसके साथ साथ जो हमारी परंपराएं हैं, जो नियमावली है, उसको सबको देखते हुए इसका निश्चित रूप से हम संज्ञान लेंगे और आगे आने वाले टाइम पे इसका विनिश्चय मैं सुनाऊंगा। अभी तो नियमावली की अनदेखी कर रही है सरकार, ये आरोप विपक्ष का, और सरकार का कहना है कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि सदन की कार्यवाही चल सके। अगले हफ्ते राज्य में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। राज्य में 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 18 मार्च से पहले कैबिनेट विस्तार हो जाएगा और 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे। बलवंत सिंह भौर्याल और महेंद्र भट्ट मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। वहीं जल्द ही दोनों के मंत्री बनने का फैसला हो सकता है। गैरसैंण सत्र खत्म होने के बाद शपथ ग्रहण हो सकता है, जिसमें 3 नए मंत्री तो होंगे ही, साथ ही 2 मंत्रियों का कद भी बढ़ाया जाएगा। एक मंत्री का प्रमोशन हो सकता है तो दूसरे मंत्री को अहम विभाग सौंपा जा सकता है। तो 3 विधायकों और 2 मंत्रियों की होली इस बार खास हो सकती है। किसी को पद मिल सकता है तो किसी का कद बढ़ सकता है। त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट विस्तार कब होगा, ये सवाल 2.5 साल में न जाने कितनी बार सीधे सीएम से पूछा गया। और अब खबर है कि अगले हफ्ते इस सवाल का जवाब मिलने के साथ कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि 18 मार्च से पहले कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल में 3 नए विधायक शपथ लेंगे और 2 मंत्रियों का कद बढ़ेगा। जातिगत फैक्टर का भी रखा जाएगा ख्याल। एक का प्रमोशन तो एक का विभाग बढ़ेगा। मंत्री पद की दौड़ में जिन विधायकों के नाम रेस में हैं, उनकी चाहत चेहरे पर भी नजर आ रही है और लफ्जों में भी। चाहे मंत्री पद जो भी हो, जो भी जवाबदारी पार्टी देगी उसका निर्वहन करेंगे ईमानदारी से। माननीय मुख्यमंत्री जी करना है और स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय पे हम उसको करेंगे। तो देखते जाइए, जो भी निर्णय होगा सबको सम्मान्य स्वीकार्य होगा। कैबिनेट विस्तार की बात पर खुद 2 बार मुख्यमंत्री हामी भर चुके हैं और जल्द अच्छी खबर का इशारा दे चुके हैं। वक्त और हालात के मुताबिक कैबिनेट विस्तार का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, जब सरकार के 3 साल के जश्न पर होली का रंग चढ़ा हो। और इसीलिए त्रिवेंद्र कैबिनेट में 3 नए लकी विधायकों की मंत्री पद पर एंट्री
पक्की मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बेमियादी हड़ताल का तीसरा दिन है आज। 3 दिन से हड़ताल पर 1.5 लाख जनरल ओबीसी कर्मचारी बैठे हुए हैं और आज प्रमोशन में रोक का आदेश फूकेंगे कर्मचारी। जो आदेश पारित किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, उस नोटिफिकेशन को आज कर्मचारी आग लगाएंगे और कल से जरूरी सेवाएं भी ठप करने का उन्होंने जो ऐलान किया है उस पर फैसला आज लेंगे। रोडवेज, स्वास्थ्य, पानी, बिजली सेवाएं ठप हो सकती हैं। मुख्यमंत्री की अपील के बाद भी हड़ताल पर कर्मचारी अड़े हुए हैं। कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर देना चाहिए, ये कहना सीएम का, लेकिन इस अपील की बाद भी कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं। इससे पहले आदेश जारी किया गया था नो वर्क नो पे, उस आदेश का भी कोई असर इन कर्मचारियों पर नहीं। उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। चंपावत में नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से आने वाले लोगों की जांच भी तेज कर दी गई है। टनकपुर, बनबसा में अलर्ट पर विभाग है, तो पिथौरागढ़ में भी बॉर्डर इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। डीजी हेल्थ आज हालात की समीक्षा करेंगी। सभी जिलों के सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना ने दस्तक दे दी है और जिसकी वजह से सीमा पर, खासकर नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। चौकसी बढ़ा दी गई है और यहां पर जो तमाम हेल्थ सेक्टर्स हैं उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। डीजी हेल्थ आज पूरे मामले की समीक्षा भी करने वाली हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो खास तौर पर टनकपुर, बनबसा में अलर्ट जारी किया गया है। तो कोरोना जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक देखने को मिल रहा है, इससे पहले कल नोएडा में भी खबर आई कि यहां पर भी कोरोना के केस, आगरा में 6 लोगों में पॉजिटिव 6 लोग पाए गए कोरोना वायरस को लेकर और इस वजह से लोगों का जो डर है, खौफ है, वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम कहेंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहें और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, वहां पर भी कोरोना जो है उसने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो आगरा में 6 संदिग्ध मरीज सामने आए कोरोना के, उसके बाद से उत्तराखंड में भी अलर्ट है। और उत्तराखंड में खास बात ये कि अभी यहाँ पर लगभग 241 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में एडवाइजरी जारी की गई है और जो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके, खासकर पिथौरागढ़, चंपावत, यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, उन्होंने यहाँ पर N95 मास्क मांगे हैं डिपार्टमेंट से कि मास्क हमें उपलब्ध करवाए जाएं, क्योंकि यात्री जो नेपाल से आते हैं उनको लेकर तो खास अलर्ट। और आज डीजी हेल्थ जो है यहाँ पर खासतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी सभी डिस्ट्रिक्ट के सीएमओस के साथ की सभी जगह अलर्ट पर रहे। और खास बात ये कि ऋषिकेश से जिस तरह की खबरें आ रही है कि वहां पर कहीं ना कहीं टूरिस्ट के नंबर्स में कमी आई है कोरोना वायरस की दस्तक के बाद। जी दीपांकर, नेपाल सीमा पर पहले ही अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग को कर दिया गया था जब पहला केस नेपाल में आया था, लेकिन अब उत्तराखंड में इस अलर्ट को और ज्यादा बढ़ाने और ज्यादा गंभीरता से लेने की वजह क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से अब पूरे देश में अलर्ट है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। इसी के बाद अब चाहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो या स्टेट के स्वास्थ्य मंत्रालय हो, तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने पहले भी कहा था कि कोरोना के वायरस के खतरे को देखते हुए जितने भी बॉर्डर इलाके उन पर खास निगाह रखी जाए। तो इसीलिए चाहे चंपावत हो चाहे पिथौरागढ़ हो, इन डिस्ट्रिक्ट में जो एंट्री पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग जागरूक हो। जो सामान्य फ्लू है, सामान्य इन्फेक्शन, उसमें और कोरोना के लक्षण में क्या अंतर है, कहाँ अंतर है, वो लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अगर उन्हें जरा भी लगे कि इस तरह के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो वो डॉक्टर के पास जाए। क्या जागरूकता को लेकर भी सरकार की ओर से कोई काम यहाँ पर शुरू किया गया है? हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो लगातार उन्हें सभी डिस्ट्रिक्ट में जो 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सीएमओस को ये कहा गया है कि पब्लिक को अवेयर करें, अलग अलग कैंपेन चलाएं, ताकि स्कूल्स में, बाकी जगहों पर, ऑफिसेज में लोगों को ये पता लग सके कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसी बात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है और इस बात की भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें या आसपास किसी में इस तरह का लक्षण दिख रहा है तो वो किसके पास जाएं। तो ये तमाम जानकारियां लोगों के पास होनी चाहिए और लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है कोरोना वायरस को लेकर। धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।
तो कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में लोग परेशान हैं और अब बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचने के देसी नुस्खे बताए हैं। रामदेव के मुताबिक योग के जरिए कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही रामदेव ने चीन की जनता से अपील की है कि भारत सरकार से कोरोना पर मदद मांगे, क्योंकि भारत में ऐसे इलाज पद्धति है जो कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। बाबा रामदेव के मुताबिक गिलोय, तुलसी, अदरक का सेवन करने से इस वायरस से निजात मिल जाएगी। साथ ही अगर अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका भी फायदा होगा कोरोना वायरस से लड़ने में। कोरोना से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर और कोरोना होने के बाद उसको पराजित करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है गिलोय और इसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। इसको छोटे पीसेज में काट के एक मिक्सी में इसको ग्राइंड करके एक डंडी छोटे बच्चे के लिए, वयस्क के लिए 2 डंडी और पूरे परिवार के लिए ऐसी 4-5 डंडी ले ली तो पूरे परिवार को भी ऐसी पिला सकते हैं। ये गिलोय, इसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी थोड़ा और डाल लेते हैं तो और इफेक्टिव हो जाती है। तो पूरे परिवार के लिए 1 किलो पानी में डाल के सब काढ़ा बनाया और 1 गिलास बच गया तो छान करके पिला दिया। तो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप सचेत रहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत जरूर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। कमल ज्वेलर्स, देहरादून, विकासनगर, उत्तराखंड का उत्कृष्ट ज्वेलरी शोरूम। ज्वेलरी के साथ शुद्धता का विश्वास। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स, देहरादून, विकासनगर, उत्तराखंड का उत्कृष्ट ज्वेलरी शोरूम। ज्वेलरी के साथ शुद्धता का 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खबर चंपावत से, जहां एक रेस्टोरेंट में एक लड़की बैग चुराती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हालांकि लड़की भागने में कामयाब रही और ये पूरी वारदात शुभम रेस्टोरेंट की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक लड़की बेहद आसानी से पहुंचती है और फिर आसानी से एक बैग उठाकर निकल जाती है। उस बैग में 4 तोला सोना, 20,000 रुपए नकदी बताया जा रहा है। आरोपी लड़की लोहाघाट के मार्केट में घूमती भी नजर आई इस बैग के साथ। अब पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। देहरादून में इन दिनों शूटिंग में महिलाओं की खास दिलचस्पी देखने को मिल रही है। शूटर दादी से प्रेरित हुई देहरादून की महिलाएं अब नेशनल लेवल तक शूटिंग में हिस्सा लेने की राह पर हैं। आजकल देहरादून में महिलाएं शूटर दादी की राह पर हैं। शूटिंग का जज्बा मन में रखने वाली महिलाएं एक एक कर आगे आकर शूटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जो महिलाएं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते अपना शौक पूरा नहीं कर पाईं, वो महिलाएं अब अपनी शूटिंग के शौक को पूरा कर रही हैं। उम्र चाहे 25 हो या 55, लेकिन महिलाओं के भीतर शूटिंग का जज्बा बहुत ही सराहनीय है। मुझे मेरे बच्चों से इंस्पिरेशन मिली कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ, मम्मा आपका शौक है, आपने एनसीसी किया हुआ है, तो आप भी यहाँ ज्वाइन करो। देहरादून में पिछले 28 सालों से शूटिंग एकेडमी संचालित करने वाली भी एक महिला ही है। शूटिंग एक महंगा खेल होने के कारण कई लोग इसमें भाग लेने से कतराते हैं, लेकिन अब शादीशुदा महिलाओं को एकेडमी में आता देख कोच भी बहुत खुश हैं। अभी ये मैरिड लेडीज आई तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है कि इन सब ने कमबैक के लिए सोचा, और व्हाई नॉट, एट एनी एज लेडीज कैन डू एनीथिंग। पारिवारिक बंदिशों के चलते महिलाएं खेल में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा पाती, लेकिन अब लोगों की सोच को बदलने और अपने शौक को पूरा करने का जज्बा नारी शक्ति के लिए एक नई मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है, जो अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सत्तानी की रिपोर्ट। 2015 में पीएम मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी योग की ब्रांडिंग की तैयारी में है। भागती दौड़ती दुनिया में योग एक नया जीवन लेकर आया है। वहीं ऋषि मुनियों की धरती कहे जाने वाले ऋषिकेश ने भी योग को एक अलग पहचान दी है, और यहाँ के योग के प्रशिक्षक पूरी दुनिया में लोगों को योग सिखा रहे हैं। 2015 से एक बूम जो योगा के लिए है, और बूम तो चलो आता रहेगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट लोगों के लिए मन में है भारतीय के प्रति, वो अद्भुत है सर। योगा इज गुड, योगा इज गुड, यू हैव टू that your body is in good shape and in the good conditions. उत्तराखंड सरकार भी योग को लेकर काफी जागरूक है, और इसी का नतीजा है कि ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है, जिससे देश विदेश से ट्रेनर और योग साधक हिस्सा ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो राजधानी है योग की, योगा कैपिटल ऑफ इंडिया ऋषिकेश जो है, उसको आगे बढ़ने में, आगे उसका प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋषिकेश योग के लिए एक बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा योगा सेंटर्स और 3000 से ज्यादा योगा गुरु अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग जरूर करें। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की वादियों के बीच अगर योग करते तो जाहिर सी बात है सेहत को और कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा। ऑल वेदर रोड को लेकर प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही भविष्य में वाटर बम बनकर तबाही ला सकती है। प्रदेश के चारों धामों को जोड़ने के लिए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का काम तेजी से किया जा रहा है। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 पर सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्थाएं लगातार नियमों की अनदेखी कर रही हैं और नदियों नालों में मलबा डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, जो कि भविष्य में वाटर बम बनकर लोगों पर कहर भी बरपा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ दर्जनों डंपिंग जोन बना दिए गए, जहाँ उनका मन कर रहा डंपिंग जोन बना दिया, और ये डंपिंग
जोन इतने खतरनाक हैं, जब बारिश होगी तो ये सारा मलबा लेके पूरी घाटी को ही बर्बाद कर देंगे। यही नहीं, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट में लगी कार्यदायी संस्थाएं नदी के किनारे सुरक्षा दीवार भी नहीं बना रही हैं और मलबे को सीधे नदी में डाला जा रहा है। हालांकि डीएम इस मामले में फील्ड ऑफिसर से रिपोर्ट मांगकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। संबंध में हम कंसर्निंग विभाग से रिपोर्ट मंगाएंगे और इसमें अगर इस प्रकार का कोई उल्लंघन है तो हम विधिवत इसमें ठीक करने के लिए हम निर्देश करेंगे। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट से जहां भविष्य में यात्रियों और स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा, वहीं इस प्रोजेक्ट में लगी कंपनियों की मनमानी से स्थानीय लोगों पर खतरा भी बढ़ गया है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। तो ऑल वेदर रोड इस प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से कई जगहों पर नियमों की अनदेखी कंपनियों की ओर से हो रही है। न्यूज़ 18 बार बार चेता रहा है कि ये अनदेखी भविष्य में बहुत भारी पड़ सकती है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली